हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है देश दुनिया की हर बड़ी खबर जानने का पंचनामा में। जी और पंचनामा में आपको बताएंगे कि सुशांत केस में अब सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आगे क्या होगा। और देखिए, पंचनामा की खासियत ही यही है कि हम आपको हर बड़ी खबर देते हैं। और आज हम आपको पंचनामा में मुंबई में कैसे बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, आज पंचनामा बहुत अलग होने वाला है क्योंकि हमारे जो 5वें एंकर है वो अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराग मुस्कान। तो अनुराग, आज पंचनामा की शुरुआत आप ही कीजिए अयोध्या से। देखिए, पंचनामा के मेरे सभी साथियों को जय सिया राम, सभी देशवासियों को जय सिया राम। बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, क्योंकि कल राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। इसकी भव्य तैयारियों का हर एक जायजा आप तक पहुंचाएंगे। सबसे भव्य खबर, सबसे सटीक खबर पहुंचाएंगे। और अभी पंचनामा की शुरुआत में ही दिखाते हैं कि कैसा होगा रामलला का भव्य मंदिर। रामलला के मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें आज जारी हुई हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद इसी मॉडल के आधार पर राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। 2.5 साल का 3 साल का टाइम दिया गया है। अब बनते में प्रायः थोड़ा लेट ही होता है, जो अनुमान है, क्योंकि इसके लिए पत्थर की कारीगरी करनी है। और जो पहले का प्रतीक था, क्योंकि बड़ा लंबा समय मिल गया था, तो पत्थरों की कारीगरी रखी हुई है। पर अब तो पत्थर लाने भी हैं और कारीगरी भी करनी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के मुताबिक मंदिर तैयार होने में 3 से 3.5 साल का समय लग सकता है। राम मंदिर 3 मंजिला होगा और वास्तु के हिसाब से इसका निर्माण होगा। मंदिर का ये डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। रामलला के मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। रामलला के मंदिर में 5 गुम्बद होंगे। 5 गुम्बद के नीचे के हिस्से में 4 भाग होंगे। यहाँ सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप बनेगा। राम मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे। मंदिर के हर मंजिल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। और देखिए, भूमि पूजन से पहले अयोध्या में पूजा पाठ का दौर जारी है। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज की। सुशांत अंकिता लोखंडे के कुछ व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड भी लिया। ये सुशांत से जुड़ी खबर है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। दरअसल अभी हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां तैयारियां पूरी हैं, जहां इंतजार कल की तारीख मतलब 5 अगस्त का किया जा रहा है। 5 अगस्त वो तारीख जब सदियों पुराना सपना जो है वो साकार होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। भूमि पूजन के बाद देश के लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अयोध्या नगरी से। भूमि पूजन से पहले राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। अब बस उस पल का इंतजार है जब मोदी भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभ कार्य शुरू करेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी करीब 3 घंटे रहेंगे। सुबह 9:35 पर दिल्ली से विशेष विमान से अयोध्या रवाना होंगे। 10:35 पर विमान लखनऊ पहुंचेगा। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या प्रस्थान करेंगे। वहीं 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज में लैंडिंग होगी। मानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा पाठ के बाद सीधे प्रधानमंत्री इसी रास्ते से जाएंगे भूमि पूजन के लिए। और ये कार्यक्रम काफी लंबा भी है। वो जाएंगे, सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, जहां भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्ति है। नीचे हनुमान जी की भी मूर्ति है। अयोध्या नगरी में लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, रामलला यानी बचपन के भगवान राम की जो बालक हैं, बालक स्वरूप में पूजा की जाती है। वहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद एक पारिजात वृक्ष भी लगाएंगे वहां पर। उसके बाद जो शुभ मुहूर्त है 12:30 बजे के करीब में, वो उस शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की नींव रखेंगे। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी करीब 1 घंटा देश को संबोधित करेंगे। भूमि पूजन में शामिल सभी लोगों को पीएम मोदी चांदी का ये सिक्का भी भेंट करेंगे। देखिए, अयोध्या में तैयारियां पूरी हैं। खास मेहमानों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के मंच पर सिर्फ 5 लोग रहेंगे, जिसमें से एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, ये वो नाम है जो 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान मंच पर मौजूद होंगे।
5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का संचालन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस विशेष मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे। फिर पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखने के बाद अपने मन की बात करेंगे। उनका भाषण करीब 1 घंटे का होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के भतीजे सलिल सिंघल यजमान की भूमिका में होंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम 2.5 से 3 घंटे तक चलेगा। पीएम करीब 15 मिनट तक मंदिर में मौजूद होंगे। और देखिए, साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में कल दोपहर राम मंदिर में का भूमि पूजन होने वाला है, लेकिन भूमि पूजन के दौरान मंदिर आंदोलन से जुड़े कई बड़े चेहरे वहां मौजूद नहीं होंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार ये राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। लेकिन 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे तो ये वहां मौजूद नहीं रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दलील है कि कोरोना संकट के कारण ये नौबत आई है। उनसे हमने व्यक्तिगत टेलीफोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया। आदमी आएगा कैसे? 90 साल से अधिक आयु का व्यक्ति आएगा कैसे? चेन्नई से पाराशरन जी कैसे आ सकते हैं? आडवाणी जी कैसे आएंगे? कौन सा है रास्ता? लेकिन सूत्रों के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से किसी ने फोन पर बात नहीं की। कल्याण सिंह भूमि पूजन से 1 दिन पहले ही अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन ट्रस्ट ने उन्हें अयोध्या नहीं आने के लिए मनाया, जिसके बाद कल्याण मान गए। उमा भारती भूमि पूजन के दिन अयोध्या में तो रहेंगी, लेकिन पीएम के कार्यक्रम से दूर रहेंगी। अयोध्या भूमि पूजन में नहीं बुलाए जाने पर दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरी ने भी ऐतराज जताया था। यही कहूँगा कि हमने संतों को बुलाया है। कुछ लोग संतों को ही दलित कहते हैं, संत भी अपने को दलित नहीं मानते। तो रोमाना, कल 5 अगस्त, कल भूमि पूजन है और भूमि पूजन से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने राष्ट्रपति के बहाने दलित विवाद छेड़ने की कोशिश की। नितिन राउत ने इस ट्वीट के जरिए न केवल भूमि पूजन में राष्ट्रपति को न्योता न दिए जाने पर सवाल उठाए, बल्कि इनके पीछे दलित एंगल भी ले आए। नितिन राउत ने ट्विटर पर लिखा, महामहिम राष्ट्रपति जी को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम से दूर क्यों रखा गया? क्या वो दलित हैं? आरएसएस चीफ वहाँ किस हैसियत से हैं? आस्था अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। बीजेपी सरकार राष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है और ये सरकार की मनुवादी सोच को दर्शाता है। देखिए, शगुन वाली खबर से पहले शिखा ने जो खबर दिखाई थी उमा भारती से जुड़ी हुई, उसी खबर का ये खबर एक्सटेंशन है। उमा भारती ने, बीजेपी नेता उमा भारती ने बहुत बड़ा बयान दिया, सुनिए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती ने कल ही भूमि पूजन कार्यक्रम में दूर रहने की बात कही थी और वजह कोरोना संकट को बताया था। लेकिन अब उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी से उनकी नाराजगी की चर्चाओं को बल देता है। राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम नाम अयोध्या भाजपा की बकौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों। राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान उमा भारती अयोध्या में ही रहेंगी। हालांकि इस दौरान वो सरयू घाट पर ही पूजा पाठ करेंगी। तो उमा भारती कह रही हैं कि राम का नाम किसी की बपौती नहीं। वैसे देखिए, अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान क्योंकि कोरोना काल संकट काल चल रहा है, इसलिए बेहद सीमित संख्या में मेहमानों को न्योता भेजा गया है। पर इसके बावजूद मंदिर निर्माण के आंदोलन में जान गंवाने वाले कई परिवार राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से न्योता गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम पूजन के लिए आ रहे हैं, श्री राम पूजन के लिए, जन्मभूमि के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये न्योता राजेंद्र धरकार के परिवार का सम्मान है। अक्टूबर 1990 में कार सेवकों पर चली गोली में राजेंद्र धरकार की जान चली गई थी। अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के परिवार को भी भूमि पूजन का न्योता मिला है। अक्टूबर 1990 के गोलीकांड में वासुदेव गुप्ता की मौत हुई थी। अयोध्या केस में मुकदमा लड़ने वाले राजेंद्र सिंह विशारद को भी भूमि पूजन का निमंत्रण मिला है। यूपी के बलरामपुर में रहने वाले राजेंद्र सिंह विशारद के पिता गोपाल सिंह विशारद ने विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने के बाद 1950 में पहला मुकदमा दायर किया था। 1986 में गोपाल सिंह विशारद के निधन के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह विशारद ने कानूनी लड़ाई जारी रखी। अयोध्या और आसपास के जिलों के लोगों के अलावा कोलकाता की पूर्णिमा कोठारी को भी बुलाया गया है। पूर्णिमा के 2 भाई राम कुमार और शरद कुमार की मौत गोली लगने से हुई थी। शेष को बुलाना कठिन था, दूरियां, साधन, बहुत सारी बाधाएं थी।
और देखिए, इसी से जुड़ी दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज राम मंदिर पर एक बयान जारी किया। ये अहम इसलिए है क्योंकि पहली बार गांधी परिवार से किसी ने राम मंदिर पर खुलकर बयान दिया है। सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व, सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। इतना ही नहीं, प्रियंका ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें प्रियंका ने लिखा कि गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति देने वाले हैं। अपने वक्तव्य के आखिर में प्रियंका गांधी ने जय सिया राम लिखा है। इधर प्रियंका गांधी जय सिया राम का नारा बुलंद कर रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ हनुमान भक्ति में तल्लीन है। कमलनाथ ने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घर में हनुमान पाठ कराने और वीडियो बनाने को कहा। वहीं हनुमान पूजा के वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने के लिए कहा है। और देखिए, एक तरफ तो प्रियंका गांधी जय सिया राम का नारा बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के दिग्विजय सिंह मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी पर आरोप भी लगा रहे हैं। मोदी जी अब मुहूर्त निकालने लगे हम लोगों का मंदिर का। 5 अगस्त को उनको सुविधा थी, क्योंकि 5 अगस्त को उनके लिए और कोई कारण है जिसका मैं नहीं डालना चाहता। ये मोदी जी का मुहूर्त है। ये मोदी जी ने कहा 5 अगस्त को निकाल दीजिए। मेरा ये आरोप है, ये उनकी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकाला गया है। ये सनातनी परंपराओं के विरुद्ध है। एबीपी न्यूज पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, तो उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनसे सवाल पूछ लिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढाने का कांड, एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। और देखिए, भूमि पूजन से पहले अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने वाला है, उससे पहले दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलने की भी अब मांग उठ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बाबर रोड पहुंचे और साइन बोर्ड के ऊपर 5 अगस्त मार्ग का बोर्ड लगा दिया। बाबर को विदेशी हमलावर बताते हुए विजय गोयल ने रोड का नाम बदलने की मांग की। बाबर जैसे आदमी को हम ग्लोरीफाइड क्यों करेंगे? हम उस व्यक्ति के नाम पर उसको रखें या उस घटना के ऊपर रखें, जिससे कि आने वाले हमारे जो युवा साथी हैं उनको प्रेरणा मिले। अब इस सड़क का नाम बदला जाएगा नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता शगुन, लेकिन एक बहुत अहम जानकारी यहाँ लोगों को पंचनामा में देते हैं, और वो ये कि जब हम अयोध्या कहते हैं तो भगवान श्री राम का ही स्मरण आता है। लेकिन क्या हमारे दर्शक जानते हैं कि अयोध्या से सिखों के प्रथम गुरु नानक देव महाराज का भी नाता रहा है? अयोध्या का ये ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारा बाबा नानक की आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव रहा। यहाँ नानक ने पंडितों के साथ धर्म पर चर्चा की और पास की एक गुफा में भी तप किया। गुरु नानक देव जी जिस वक्त हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, उस समय अयोध्या नगरी में आए थे। गुरु नानक देव जी जहाँ पर भी गए हैं वो सुधार के लिए ही वहाँ पर गए हैं, उनकी आवश्यकता थी। चाहे हरिद्वार हो और चाहे अयोध्या हो, यहाँ पर अंधविश्वास कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था भ्रम लोगों में। उसको दूर करने के लिए अयोध्या नगरी में आए। अवधपुरी सरजू तट पावन आन प्रभु पद पंकज दीन। सिर्फ नानक ही नहीं, 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी इस गुरुद्वारे से नाता रहा है। औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल उनके हथियार इस गुरुद्वारे में रखे हैं। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत के चलते गुरुद्वारे के ज्ञानी को भी राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता भेजा गया है। वैसे राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह है। जगह जगह इसकी तैयारियां भी हो रही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का उत्साह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। नागपुर में आरएसएस के दफ्तर के करीब युवा कार्यकर्ता जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ के चौराहों को भगवा झंडे से सजाया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों को राम की तस्वीरें वाले झंडे दिए जा रहे हैं। उधर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रामचरितमानस का पाठ रखा गया है, जो कल दोपहर 2 बजे तक चलेगा। वहीं मथुरा में दीप जलाकर राम मंदिर बनने की खुशी जताई जा रही है। और बात अयोध्या में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर कर लेते हैं। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भी अयोध्या में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। कल अयोध्या में दिवाली है। कल 500 साल पुराना सपना साकार होने वाला है। कल पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। ऐसे में पूरे अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है।
ड्रोन से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। अयोध्या के हर गली हर मोड़ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी अयोध्या किले में तब्दील हो चुकी है। अयोध्या में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगी हुई है। अयोध्या की सीमाओं में आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो अयोध्या के ही निवासी हैं या फिर जिनके पास है। न सिर्फ अयोध्या के अंदर बल्कि अयोध्या के आसपास के इलाकों में सुरक्षा को चौकस किया गया है। गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में शिलान्यास कार्यक्रम में शरीक होने आ रहे हैं और उसके ठीक पहले अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं बाराबंकी में, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको रोक करके चेकिंग हो रही है और सभी के जो आई कार्ड हैं, जो उनके पहचान पत्र हैं, वो देखा जा रहा है। बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए और डिटेल लिए बगैर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैरामिलिट्री फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे सुरक्षा चाक चौबंद रहे। आप देख सकते हैं ये जो सामने की ओर रास्ता जा रहा है ये अयोध्या की ओर जाता है। रास्ते में तमाम सारी होर्डिंग आप देख सकते हैं। भगवान राम की जो भूमि पूजन है, जो शिलान्यास कार्यक्रम है, उसकी शुभकामनाएं देते हुए तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस जांच के आगे न निकलने पाए और यही व्यवस्था अयोध्या तक किया गया है। सारे बॉर्डर, सारे इलाकों को सील कर दिया गया है। देखिए, अयोध्या में कल के लिए जो तैयारी हो रही है वो तो जोरों पर है ही, लेकिन राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान की खुशियां देख तिल मिलाने वाला पाकिस्तान 5 अगस्त के शुभ दिन को अशुभ बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने और राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों के बीच पाकिस्तान सीमा पर भारतीय जवानों पर बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के सिर काटने की घिनौनी साजिश रच रहा है, जिसके लिए ISI के अधिकारियों ने आतंकियों के साथ बैठक भी की है। इस बैठक में पाकिस्तान की बैट टीम भी शामिल थी। बड़ी बात यह है कि आतंकी कमांडर मारूफ अहमद खान को बैट के एक्शन के एक इलाके का इंचार्ज बनाया गया है। यानी साफ है कि पाकिस्तान अपनी सेना की आड़ में आतंकियों के सहारे राम जन्मभूमि पूजन के दौरान भारतीय जवानों को बड़ा जख्म देने की तैयारी में है। ये दस्तावेज सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और पाकिस्तान के किसी भी खतरनाक प्लान का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और भूमि पूजन की खबरों के बाद अब आपको दिन की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार सरकार ने केंद्र से CBI जांच की अब सिफारिश कर दी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 50 दिन बाद आज वो हुआ जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था। सुशांत के पिता ने आज नीतीश कुमार से बात कर CBI जांच की सहमति दी। इसके बाद बिहार सरकार ने केंद्र से सिफारिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है तो क्या CBI को चला जाए, मुझे प्रसन्नता होगी, हम सहयोग करेंगे। इतिहास बनता और CBI भी इतिहास बनाएगी, मुझे इसका विश्वास है। बिहार ने CBI जांच की सिफारिश की तो मुंबई में शिवसेना भड़क गई। और अभी तो CBI की इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हो? आपको क्या अधिकार है? आपको क्या हक है? आप कौन है? महाराष्ट्र में हुआ है अपराध तो महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है। जैसे बिहार में अगर कोई हादसा होता है तो हमारी पुलिस वहां जाकर आपसे बात करेगी, वहां बैठकर जांच नहीं करने को बैठेगी दुकान एक लगा के। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत पटना में कहाँ रहता था, उसकी फैमिली क्या कर रही है, वो आज राजनीति करने वालों को उसका आता पता भी नहीं होगा, भूल जाएंगे सब। सुशांत सिंह पटना से मुंबई में आया था, मुंबई में रहता था। सुशांत सिंह को जो भी कुछ मिला है, चाहे पैसा, फेम, का, मुंबई ने दिया है सब कुछ। वो मुंबई का लड़का था, पटना का कब बन गया? यहाँ आकर बैठा था ना वो, उसका घर दार सब कुछ था, उसके रिश्ते नाते यहाँ ही बने थे। ठीक है, पटना में उसका जन्म हो गया होगा, लेकिन मुंबई ने सब कुछ दिया है, हमने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है, ये आप कैसे भूल जाते हो? अब देखिए, जिस तरीके से बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की CBI जांच की सिफारिश की, उस पर महाराष्ट्र सरकार का रिएक्शन आपने सुन लिया। अब इस पर अपडेट ये है कि रिया के वकील ने भी इस पर आपत्ति जताई है। मतलब मुमकिन है कि रिया की वकील की तरफ से इस फैसले को चुनौती दी जाए कोर्ट।
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उससे बिहार पुलिस का कोई संबंध नहीं। इस केस में बिहार की जांच करने का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो 0 FIR करें और उसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर किया जाना कानूनी तरीका है, वरना इस तरह से जांच में हस्तक्षेप करके आप संघीय ढांचे के खिलाफ जा रहे हैं। बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पटना से केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। और देखिए, रिया चक्रवर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। वहां कल इस पर अब सुनवाई हो सकती है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कल सुबह 11:15 से 11:30 तक सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करेगी। रिया की याचिका में पटना में दर्ज मामले की जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुशांत मौत केस में रिया चक्रवर्ती की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी जल्द ही रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से ईडी ने पूछताछ की है। देखिए, सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी को अब तक जांच में रिया और सुशांत के बीच पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं। जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की एक सूची तैयार कर दी है, जो इस तरह है। आप सुशांत सिंह के संपर्क में कैसे आए? क्या आप सुशांत सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी? लिव इन रिलेशनशिप में थी तो कब से थी? सुशांत सिंह के घर आपके परिवार के और लोग भी रहते थे? अगर हाँ, तो कौन कौन है और कब से? क्या आप सुशांत के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई थी? हाँ, तो कैसे? सुशांत के साथ आपने किस किस सीरियल में काम किया? आपने कितने सीरियलों में काम किया? क्या सुशांत ने आपको अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत किया था? अगर हाँ, तो अधिकार पत्र की कॉपी। क्या आपने सुशांत से कभी कोई वसीयत बनवाई है? क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान आपको कोई गिफ्ट दिया है? रिया से इन सवालों की तैयारियों के बीच सुशांत और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का व्हाट्सएप चैट भी ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। और देखिए, इस केस से जुड़ी ही अगली खबर भी है। बिहार के डीजीपी ने एबीपी न्यूज पर इस केस को लेकर 3 बड़ी बातें कही है, जो इस केस में सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान और रिया चक्रवर्ती को लेकर है। आपको इसे जानना चाहिए। दिशा साल्यान मामले में मुंबई पुलिस क्लीन चिट दे चुकी है। अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि सुशांत केस सुलझाने के लिए दिशा केस की जांच बेहद जरूरी है। एक लाइन में हम संकेत करना चाहेंगे कि अगर सुशांत की आत्महत्या जिसको कह रहे हैं लोग, अगर इसका रहस्य को खोलना है तो वहां तक जाना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। ये पक्का आप समझिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय। अरे उसका तो नाम लेते हैं तो ये लोग भड़क जाते हैं। वो तो क्लीन चिट दे दिया कि वहां कोई मामला ही नहीं, उसको जोड़ने की कोशिश को ही ये लोग बेकार कहते हैं। हम कह रहे हैं भाई देख लेने दो ना उसको भी। कहां से आपकी फाइल कैसे डिलीट हो जाती है फाइल भाई? कैसे पीएम रिपोर्ट गायब हो जाएगी? हमारे अफसर मांगते हैं तो कहते हैं ना 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 ना, कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सब रिकॉर्ड खत्म। ऐसे होता है क्या? इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे ने ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस के सामने नहीं आना चाहती। हम तो कितना बार आह्वान अपील कर चुके हैं कि आ जाओ। वीडियो 1 मिनट का 30 सेकंड का इमोशनल वीडियो सत्यमेव जयते कहने से क्या होगा? यहाँ तो कोर्ट में खड़ा होकर गीता कुरान कसमें खा खा करके लोग झूठ बोलते हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो आइए, सामने आइए और बोलिए कि आओ सीबीआई, आओ बिहार पुलिस, आओ मुंबई पुलिस, जिसको आना है मेरा स्टेटमेंट लो, मैं बेदाग हूं। लेकिन मुंबई पुलिस से क्या उनका रिश्ता है कि मुंबई पुलिस के संपर्क में है, हमारे संपर्क में नहीं है? तो वो तो बार बार बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, तो हम क्या बोले? वो कह रही है कि हमको मुंबई पुलिस पर ही विश्वास है, बिहार पुलिस के सामने नहीं, हम क्या बोले? वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रही है कि बिहार पुलिस को एकदम नहीं, हमको मुंबई पुलिस से ही जांच करवाई, तो हम क्या बोले? इस पर देश सुन रहा है ना, देश देख रहा है ना। हमको कौन रिया चक्रवर्ती से दुश्मनी है? हम क्यों फंसाना चाहेंगे? हम तो केवल सुशांत के बारे में न्याय चाहते हैं। और सुशांत सिंह मामले की जांच को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की जो केस की जांच है उसको रोक दिया है। टीम के अधिकारियों का कहना है कि अभी सीबीआई की अनुशंसा की गई है, तो हम वेट एंड वॉच मोड पर हैं। हमारे सीनियर अधिकारी जैसा हमें बताएंगे आगे हम वैसा ही करेंगे। तो
तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच है वो इस वक्त फिलहाल रोक दी गई है। मुंबई में बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को अभी रोक दिया है। टीम के अधिकारियों का कहना है कि अभी सीबीआई की अनुशंसा की गई है। अब देखिए, महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार सरकार की आलोचना करने में लगी हुई है और उधर मुंबई डूब रही है भारी बारिश की वजह से। कांदीवली से तस्वीरें आई हैं, देखिए। सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं और अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया। आसपास खड़े लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। तस्वीरें मुंबई के कांदीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की हैं, जहां तेज बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पत्थर आने से कुछ घंटे के लिए रास्ता बंद रहा। लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ वाहन भी आए। गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कांदीवली में बारिश का कहर भी देखने को मिला। हनुमान नगर में लोगों के घर में पानी घुस गया। अगली खबर भी मुंबई से ही है। दरअसल मुंबई के सांताक्रूज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बच्चियां यहां पानी में बह गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बच्ची की जान बचा ली गई। तस्वीरें सांताक्रूज के पास के नाले की हैं, जहां 3 बच्चियां नाले में बह गईं। पुलिस और बीएमसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके एक बच्ची की जान बचा ली। 2 बच्चियां अभी भी लापता हैं। दरअसल तेज बारिश में नाले के पास बना ये घर ढह गया। हादसे के वक्त घर में एक महिला और 3 बच्चियां मौजूद थी। तीनों बच्चियां घर के पास बने नाले में बह गयी। देखिए, उधर मुंबई के माटुंगा इलाके में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जगह 4 फुट से ज्यादा पानी से गुजरकर लोग दफ्तर जाते दिखे। कमर के ऊपर तक पानी के बीच से होकर महिलाएं दफ्तर जाने के लिए घर से निकली हैं। तो कुछ महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें मुंबई के माटुंगा के किंग सर्कल की हैं। अब इस स्कूटर सवार को देखिए जो पानी में फंस गया है और जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कई बसें भी बारिश के पानी में बंद हो गई हैं। बारिश का पानी माटुंगा के पुलिस स्टेशन के अंदर तक भी घुस गया, जहां पुलिस वाले पानी के बीच ड्यूटी करते दिखे। कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई के साइन पुलिस स्टेशन का भी रहा, जहां बारिश का पानी घुस गया। और देखिए, 1-2 नहीं बल्कि मुंबई के कई इलाकों में पानी का प्रचंड प्रकोप दिखा। 3 फुट से ज्यादा पानी में गाड़ियां डूबी और फंसी हुई दिखाई दी। अंधेरी सबवे में इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ी पानी में फंस गई। दादर में भी यही हाल दिखा। पानी के बीच गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गईं। परेल में भी पानी का प्रचंड प्रकोप दिखा। सड़क पर 3.5 फीट का डिवाइडर पानी में डूब गया। कुछ लोग कमर तक पानी में चल रहे हैं और कुछ तो डिवाइडर के ऊपर। पानी इतना ज्यादा है कि बस और ट्रक भी डूबने की कगार पर पहुंच गए। परेल इलाके में पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया। और शिखा, हर साल मुंबई बारिश के बाद ऐसा नजारा देखने को मिलता ही है। देखिए, बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में लंबा जाम भी लगा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अजय दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। सड़क तालाब में तब्दील हो गई। पानी इतना ज्यादा है कि कुछ गाड़ियां खराब हो गई। तस्वीरें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की हैं, जहां मुंबई से गुजरात की तरफ जाने वाले रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और जोरदार बारिश के बाद जाम भी लग गया है। मुंबई का हाल आप देख रहे हैं, खासकर वहां की सड़कें जो पानी में डूबी हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी बीएमसी की है और बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना काबिज है। मुंबई में बारिश से पहले हर साल बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है। इस साल भी किए थे, लेकिन दावों की पोल खुल गई। बीएमसी ने 2,87,000 मीट्रिक टन गंदगी साफ करने की बात कही थी। सिर्फ ड्रेनेज के लिए बीएमसी ने 900 करोड़ से ज्यादा रुपए बजट तय किया था।
लेकिन फिर भी आज की बारिश में मुंबई के 30 से ज्यादा इलाकों में काफी ज्यादा पानी भरा, यानी बीएमसी ने नालों की सफाई सही से नहीं करवाई। साल 2020-21 की ही बात करें तो बीएमसी का कुल बजट 33,441 करोड़ रुपए है, जो देश के कई राज्यों से बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके देश की आर्थिक राजधानी पानी से आज बेहाल दिखी। और देखिए, मुंबई के लोगों के लिए दिक्कत की बात यह है कि आने वाले 2 दिन तक मुंबईकरों पर बारिश की ये मार जारी रह सकती है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 से 48 घंटे में यहाँ भारी बारिश का अनुमान है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ समुद्र में 4.5 मीटर के हाई टाइड का भी अनुमान जताया गया है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा बरतने की अपील की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 6 अगस्त से मुंबई में मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आज एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस धमाके के साथ घाटी में आतंकियों के नापाक मंसूबे भी धुआं हो गए। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक पुलिया के नीचे आतंकियों ने आईईडी लगाई थी, जिसके धमाके की चपेट में आकर लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन सेना की रोड ओपनिंग पार्टी की मुस्तैदी से समय रहते विस्फोटक का पता चल गया। दरअसल 5 अगस्त यानी कल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होंगे। ऐसे में घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि आतंकी किसी वारदात को अंजाम न दे सके। और अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर अलगाववादियों और कुछ दलों ने ब्लैक डे मनाने की धमकी दी है, जिसे देखते हुए घाटी में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है और यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच की जा रही है। 5 अगस्त से पहले सुरक्षा को देखते हुए श्रीनगर में 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है। जो आदेश में कारण बताए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि कुछ राजनीतिक संगठनों और पाक समर्थित अलगाववादी संगठनों ने 4 और 5 तारीख को काला दिवस के तौर पर मनाने की अपील की गई है और इसी के देखते हुए काफी मात्रा में लोगों के सड़कों पर आने, विरोध प्रदर्शन होने और हिंसा के भी जो है इनपुट्स मिले हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। उधर घाटी में माहौल खराब न हो, इसे लेकर सुरक्षा बल अलर्ट है। सेना के अधिकारियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब लोग अमन चाहते हैं। अवाम अमन चाहता है और अवाम इस धारा 370 जो हटाया है उसके अंदर भरोसा रख के आगे देखना चाहते हैं। और देखिए, आपने कश्मीर से अभी पहली 2 खबरें देखी, ब्लास्ट की, कर्फ्यू की, लेकिन कश्मीर की एक और तस्वीर है, एक और खबर है जिसे देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही असली कश्मीर है। आज यूपीएससी 2019 के नतीजे आए। कश्मीर के 14 लोग इसमें पास हुए। बहुत सारी सैक्रिफाइसेस, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से ये सक्सेस मुझे मिला है। इसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। ये है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की नादिया बे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। नादिया भारत के सबसे युवा आईएएस अधिकारियों में से एक है। जम्मू कश्मीर में 16 लोगों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। परीक्षा में हरियाणा के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। अब देखिए, दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर ये है कि दिल्ली दंगों को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से स्पेशल सेल ने पूछताछ की है और जानते हैं इस पूछताछ में क्या निकला है। भारत से भागकर विदेश में जा बसे जाकिर नाइक के तार इन दंगों से जुड़े हैं। दिल्ली दंगे के तार अब जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने अपूर्वानंद का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। अपूर्वानंद ने सीएए और एनआरसी के विरोध में बयान दिए थे। दिल्ली दंगों को लेकर स्पेशल सेल ने हाल ही में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से भी करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली दंगों को लेकर दायर चार्जशीट में ये लिखा है कि उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन की दिल्ली दंगों को लेकर शाहीन बाग में मुलाकात हुई थी। जामिया के पूर्व छात्र खालिद सैफी से पूछताछ में ये सामने आया था कि उसने विदेश जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद खालिद सैफी के एनजीओ में सिंगापुर से करोड़ों रुपए डाले गए थे। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच दोनों कर रहे हैं। और अब दिन की अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतों के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सरकार घिरती नजर आ रही है।
कार्रवाई के नाम पर कुछ अधिकारियों और पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, लेकिन सरकार के इस रवैये से अपने भी संतुष्ट नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस के ही 2 सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। उधर सूबों के कई शहरों में मौत के तांडव के बाद विपक्ष भी कैप्टन सरकार पर हमलावर है। कब से बोल रहे हैं सर, 3.25 साल से बोल रहे हैं कि ड्रग का माफिया बिल्कुल सीन चल रहा है। 2-3 आदमियों को सस्पेंड करके 2-3 करिंदों को बदली करके थोड़ी ये काम खत्म होगा। वहीं अकाली दल अमरिंदर सिंह पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगा रही है। और देखिए, अब तमाम बड़ी खबरों के बाद बाढ़ से बेहाल बिहार के दर्द की खबरें आपको दिखा देते हैं। बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने और सड़कों पर गड्ढे होने के असर क्या हो सकते हैं, ये बिहार के दरभंगा में दिखाई दिया। यहां एक सड़क आने जाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। पानी से सुफंदी सड़क से जो भी गुजरा वो या तो बीच पानी में गिरा या लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से सड़क को पार कर गया। दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक के गंगिया चौक की सड़क आने जाने वालों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। नेपालिया बंगलिया सड़क पर पानी इतना ज्यादा है कि उसकी धार इतनी तेज है कि ना सड़क का पता चल पा रहा है और ना उसमें मौजूद गड्ढों का। और नतीजा ये रहा कि कभी ऑटो वाले फंसे तो कभी सामान ढोने वाले छोटे वाहन फंसे, कभी साइकिल वाले फंसे तो कभी मोटरसाइकिल वाले फंसे। इस सड़क ने सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर दी है पैदल आने जाने वालों के लिए। यहाँ पर पानी की रफ्तार बहुत तेज है, उसमें जब गाड़ी और दोपहिया वाहन वाले ही गिरते पड़ते जा रहे हैं तो पैदल चलने वालों की मुश्किल समझी जा सकती है। अब आवाजाही का कोई रास्ता नहीं है तो लोग नए नए तरीके दिखा रहे हैं। अब आपको देखिए बिहार के मोतिहारी लेकर चलते हैं, जहां प्रशासन की मदद नहीं मिली तो लोगों ने बाढ़ के बीच से निकलने का खतरनाक तरीका अपनाया। बाढ़ की मार के बीच ये जोखिम भरी तस्वीरें हैं। बाढ़ के चलते सिकरहना नदी में बहाव तेज हो गया है और गांव के लोग नदी को पार करने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। जरा सी चूक से इन लोगों की जान पर बन सकती है, लेकिन जब पूरा का पूरा गांव बाढ़ के चलते टापू बन गया हो और प्रशासन कोई सुध ही ना ले रहा हो तो ऐसा खतरा उठाना गांव वालों की मजबूरी है। मोतिहारी के सुगौली में कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सिकरहना नदी पर कच्चा पुल बना था, लेकिन बाढ़ में वो भी बह गया। बाढ़ के चलते गांव में घर डूबे हुए हैं और लोग घरों को छोड़कर हाईवे पर अपना बसेरा बनाने को मजबूर हैं। देखिए, लोग भी क्या करें, अगर प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती है तो ऐसे ही तरीके अपनाते हैं। और यूपी के तराई इलाकों में बाढ़ का तांडव बढ़ता जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे जिले में सबसे ज्यादा संकट है। यूपी के तराई इलाकों में बाढ़ बारिश के तांडव की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गोंडा जिले की है, जहां कई गांव पूरी तरह से तालाब बन चुके हैं। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी का कटान तेजी से कई गांवों को लीलता जा रहा है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी गोंडा के तरबगंज तहसील में तांडव मचा रही है। यहाँ के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और जान बचाने के लिए लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब श्रावस्ती पर आए संकट को देखिए। राप्ती नदी के कटान ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। लोगों की आंखों के सामने गाँव के गाँव पानी में समाते जा रहे हैं और इस पर प्रशासन की अनदेखी ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब देखिए, ये जो कुदरत का कहर है ये उत्तराखंड में भी बरप रहा है। बहुत तेज चमोली में बारिश हुई जिसकी वजह से वहां हाईवे बंद हो गया। तेज बारिश के बाद पहाड़ों से आए मलबे ने रास्ता रोककर रख दिया है। पहाड़ों से पेड़ सीधे गाड़ियों पर आ गिरे हैं। बारिश से मची तबाही की तस्वीरें चमोली के ग्वालदम थराली की हैं, जहां हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। हाईवे से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है ताकि जल्द रास्तों को साफ कर आवाजाही शुरू कराई जा सके। चमोली में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लोगों पर मुसीबत की मार पड़ रही है और लोग बेहद डरे हुए हैं। अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है। रुद्रप्रयाग, यहाँ बारिश के चलते रास्तों पर आफत आ गई है। पहाड़ से पेड़ समेत मलबे का सैलाब सड़क पर बिखर गया। पहाड़ों पर भरभराकर गिरे पत्थरों के ढेर ने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहाड़ों के प्रकोप की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे की हैं। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर काफी असर पड़ रहा है। प्रशासन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबे को हटाकर हाईवे खोलने की कोशिश में जुटी है।
और देखिए, देश में कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिनों से लगातार रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 52,050 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 803 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में संक्रमण के मामले बढ़कर 18,55,746 हो गए हैं। वहीं 38,938 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। ये लगातार छठा दिन है जब भारत में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 15 दिन में कोरोना के नए मामले सामने आने की रोज की दर लगातार बढ़ी है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि भारत में कोरोना का रिकवरी रेट अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा है। संक्रमण के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। अमेरिका पहले स्थान पर है और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। कोविड-19 से हुई मौतों के मामले में भारत अभी अमेरिका, ब्राजील और यूके से पीछे है। देखिए, कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में WHO भारत को लेकर चिंता जता रहा है। साथ ही कह रहा है कि कोरोना का कोई रामबाण इलाज मिलना बेहद मुश्किल है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत जैसे देशों में संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी तेज है। भारत को लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना से बाहर निकलने का रास्ता लंबा है और इसमें प्रतिबद्धता की जरूरत है। We have also seen how some countries, regions or localities that had a high number of cases are now bringing the outbreak under control. WHO ने कहा है कि कोरोना के जवाब में कोई रामबाण समाधान शायद कभी नहीं निकल सकेगा। A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की दर 5 गुना तक बढ़ी है। साथ ही कोरोना से मृत्यु की दर 3 गुना तक बढ़ गई है। WHO ने सभी देशों से कहा है कि अभी भी हमें मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और टेस्ट कराने जैसे नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। For individuals, it's about keeping physical distance, wearing a mask, cleaning hands regularly, and coughing safely away from others. Do it all. आपको याद होगा कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था और उसमें से एक था टिकटॉक। देखिए, भारत में बैन होने के बाद दुनिया भर में टिकटॉक की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। टिकटॉक समाधान के लिए अब खुद को बेचने की फिराक में है। ये है चीनी ऐप टिकटॉक, जिसकी पेरेंट कंपनी ByteDance की कीमत है 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 14,000 करोड़ रुपए। दुनिया भर में टिकटॉक के करीब 50,000 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर हैं। अमेरिका में इसके करीब 7 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर हैं। टिकटॉक को चलाने वाली कंपनी दुनिया भर में फैला अपना व्यापार बेचना चाहती है, इसलिए अमेरिका में हलचल तेज है। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने की दौड़ में आगे है। रिपोर्ट की माने तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को लगभग 5 बिलियन डॉलर में खरीदने जा रही है। सोमवार यानी 10 अगस्त तक इस डील के फाइनल होने की संभावना है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी टिकटॉक को खरीदने पर विचार कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस कंपनी के मुख्य पदों पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य बैठे हैं। इस वजह से ByteDance यूजर्स की जानकारी चीनी सरकार को देकर जासूसी करवाती है। अब देखिए, दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें और वो ये है कि भारत ने चीन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। IPL होने वाले हैं, लेकिन चीनी कंपनी वीवो से स्पॉन्सरशिप छीन ली गई। इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में वीवो स्पॉन्सर नहीं होगा। 2 दिन पहले IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद ही वीवो पर दबाव बन रहा था और आज वीवो इस साल के IPL से हट गया। वीवो के हटने के बाद BCCI ने भारत की कंपनी से बातचीत भी शुरू कर दी है। IPL 19 सितंबर से UAE में शुरू हो रहा है। अगर भारत और चीन के रिश्ते भविष्य में सुधरते हैं तो 2021 में एक बार फिर वीवो IPL का स्पॉन्सर हो सकता है। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कोरोना के कारण ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर में जो 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी थी वो टाल दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज के टलने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को IPL को बीच में छोड़कर वापस नहीं जाना होगा। IPL 2020 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में होना है। IPL के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में होने वाली 3 T20 की सीरीज भी टलनी तय है। और देखिए, फुटबॉल के स्टार, पुर्तगाल के फुटबॉल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको तो आप जानते ही होंगे। रोनाल्डो ने अपनी कारों के कलेक्शन में एक और कार बुगाटी सेंटोर AC को शामिल कर लिया है।
ये है बुगाटी सेंट्रो डीएसी। रिपोर्ट की माने तो ये कार अभी तक की दुनिया की सबसे महंगी कार है। बुगाटी सेंट्रो डीएसी की कीमत है 75 करोड़ रुपए और ये सिर्फ सीमित संख्या में उपलब्ध है। रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई कार के साथ एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा, आप दृश्य चुने। इस कार को मिलाकर रोनाल्डो के गैराज की कीमत पहुंच गई है 264 करोड़ रुपए। यानी रोनाल्डो जिन गाड़ियों के शौकीन हैं, उनकी कीमत 264 करोड़ रुपए है। रफ्तार के शौकीन रोनाल्डो की कार की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड महज 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है। देखिए, देश में अब नागरिकों को एक और कार्ड मिलने वाला है। ये कार्ड आधार की तरह अनिवार्य तो नहीं होगा, पर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। देश में जल्द ही लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम मिलेगा। लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। ये आईडी कैसे काम करेगा, समझिए। हेल्थ आईडी सिस्टम, जिसमें लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। डिजी डॉक्टर, जिसमें सभी डॉक्टरों की यूनिक आईडी होगी। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जिसमें सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब जुड़ सकेंगे और यूनिक आईडी पा सकेंगे। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जहां पर लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपलोड या स्टोर कर सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है और उसी के आधार पर डॉक्टर आपको दवाई देता है। इस योजना से जुड़ने की कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही आपकी हेल्थ आईडी को बिना आपकी अनुमति के किसी को देखने की इजाजत नहीं होगी। और पंचनामा में अब बेहद दिलचस्प खबर अनोखे सूरज की, जो रामेश्वर से आई है। ये खबर अपने बच्चों को जरूर दिखाए, ये उनकी सोच को वैज्ञानिक बनाएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सोमवार दोपहर लोगों को सूरज का चमकता हुआ रूप देखने को मिला। सूरज पर बनी इस अनोखी रिंग को करीब आधे घंटे तक देखा गया। इस रिंग के बनने के वैज्ञानिक कारणों को जानिए। जब सिरोस्ट्रेटस बादलों में मौजूद बर्फ के कणों और सूरज की रोशनी के बीच रिफ्लेक्शन होता है तो रिंग बनता है। इस रिंग को वैज्ञानिक भाषा में हालो या प्रभामंडल कहते हैं। ये सूरज की बाहरी परतों पर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। प्रभामंडल का तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है। हालो सूरज और चंद्रमा दोनों पर बनता है। हालो बनाने की प्रक्रिया साल में कई बार होती है, लेकिन ये वहीं दिख पाती है जहां आसमान में सिरोस्ट्रेटस बादल मौजूद होते हैं। सिरोस्ट्रेटस बादल ही मौजूद वैज्ञानिकों को चक्रवात की सूचना देते हैं। देखिए, पंचनामा में इतना ही। और अयोध्या से अनुराग हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हुए थे पंचनामा के लिए। अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।